हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आई एम सो सॉरी मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस को रेगुलरली नहीं अपडेट कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में मैं उन्हें रेगुलरली अपडेट कर सकूँ। सो प्रीवियस क्लास में हमने लेबर लॉ के बारे में डिस्कस किया था और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो ये टॉपिक्स हमने इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसके टाइप्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। और जनरली दो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के ऊपर बनते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होती है, जैसा कि इसके नाम में ही आता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि विच इज रिलेटेड टू मनी। सो ये जो मनी रेगुलेट होता है, यानी कि मनी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई के द्वारा। सो ये आपकी उन पॉलिसीज़ को दर्शाती है जो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि देश की जो इकोनॉमी है उसको प्रॉपरली चलाया जा सके। एंड फिस्कल पॉलिसी वहीं दूसरी तरफ होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के फॉर्म में इनकम को जनरेट करती है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर कंस्ट्रक्शंस के लिए उस पैसे को स्पेंड करती है। तो वहाँ पर भी मेन मोटिव जो होता है वो इकोनॉमी की ग्रोथ ही होता है, पर जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्टिविटीज होती हैं वो आरबीआई के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, एंड फिस्कल पॉलिसी में पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। So, monetary policy refers to the actions, decisions, and strategies implemented by a country's central bank. सेंट्रल बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है, इसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। टू मैनेज एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट विद इन द इकोनॉमी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक्शंस और डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है, जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, ताकि इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन सबको मेंटेन किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। इसका प्राइमरी गोल है टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। सो ये सारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कर्ब करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती है। तो ये आपकी पहली होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट्स लाइक गिविंग डिस्काउंट्स एट अ स्टोर टू encourage more shopping. The central bank makes it easier for people to borrow money by lowering interest rates. This stimulates spending and boosts economic activity, lending to more jobs. But it might also cause prices to go up because there's more money floating around. यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब होती है जब आरबीआई क्या करता है, जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स जो है वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पैसा है वो बैंक से लोन्स के फॉर्म में ले। इससे मनी जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। मनी सर्कुलेट होगा तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे बाइंग की है, सेलिंग की है, परचेज है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में बूस्ट होंगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेवलपमेंट की तरफ जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Imagine a situation where the store raises the prices to control too many people buying things. Hence, the central bank makes it hard to borrow money by increasing interest rates. This slows down spending, which might reduce jobs but can also bring down prices if they were rising too fast. अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एक्सपेंशनरी में जहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जा सके, वहीं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग लोन कम लेंगे, यानी कि उनके पास पैसा उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो मार्केट में डिमांड है चीज़ों की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है
और मार्केट में चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है या धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऑटोमैटिकली जो प्राइसेज़ हैं वो धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। तो इससे जो है वो आपकी इकोनॉमी बैलेंस होती है, स्टेबलाइज़ होती है। इससे जो इकोनॉमी में पैसा है वो मैनेज किया जाता है, ताकि लोगों की स्पेंडिंग को भी कंट्रोल किया जा सके और मनी की जो वैल्यू है वो भी मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट आपका है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। So this is like using some really creative strategies when the usual methods aren't working. Think of it as trying out unique approaches like buying lots of assets or using other innovative tools to fix economic problems. यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी जैसी पॉलिसीज आपकी दोनों ही काम नहीं आ रही है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं या कुछ ऐसे मेथड्स को फिर अप्लाई किया जाता है जो यूजुअली नहीं काम कर रहे होते हैं, तो कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जा सके। जैसे कि बहुत सारी असेट्स को खरीद लेना या फिर नए इनोवेटिव टूल्स को लेकर के आना, ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओएमओ। इट्स लाइक सेंट्रल बैंक playing with buying and selling government stuffs, that is bonds and bills, to control how much money is floating around. Buying reduces the money and selling adds more. यानी कि अगर इसे सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो, या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें परचेज या सेल करता है ताकि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेंटेन कर सके। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक को मार्केट में पैसा रिड्यूस करना है, तो वो क्या करेगी, वो सेल कर देगी सिक्योरिटीज को। जब सेल करेंगी सिक्योरिटीज को तो क्या होगा, लोग जब उन्हें खरीदेंगे तो पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा बैंक के पास आ जाएगा और लोगों के पास सिक्योरिटीज चली जाएंगी। और इससे क्या होगा, बाद में हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। और ये आपका एक तरह का एग्जाम्पल होता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो वापस से उन सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। जब वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज को, उसको दो, अब कुछ परचेज करने पर पैसा देना पड़ता है, तो जिसने सिक्योरिटीज को खरीदा था बदले में सेंट्रल बैंक को पैसा दिया था, अब वो उन्हीं सिक्योरिटीज को जब सेंट्रल बैंक उनसे खरीदेगा, तो वो सेंट्रल बैंक अब उन्हें पैसा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीद करके पैसा वापस से इकोनॉमी में डाल रहा है। ये आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी का एक एग्जाम्पल होता है कि जब पैसा मार्केट में बढ़ाना होता है तो सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज है वो उनको परचेज कर लेती है, और जब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है तो वो सिक्योरिटीज को बेच देती है। नेक्स्ट आपका आता है कैश रिजर्व रेशो, दैट इज सीआरआर। इट्स द पोर्शन ऑफ मनी बैंक्स मस्ट कीप असाइड फ्रॉम व्हाट पीपल डिपॉजिट। Increasing this means banks have less money to lend, affecting how much money is available in the economy. कैश रिजर्व रेशो आपका बेसिकली वो अमाउंट होता है जो बैंक को नेसेसरली अपने पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है, ताकि लिक्विड के फॉर्म में, ताकि अगर कभी भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या फिर समबडी जिसने अपना पैसा बैंक में जमा किया हुआ है, अगर वो लेने के लिए आ गया, तो फिर बैंक के पास इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि वो उसको वापस दे सके, और साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन्स के फॉर्म में भी पैसा प्रोवाइड कर सके। तो सीआरआर को मेंटेन किया जाता है ताकि वो बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बिना किसी हार्म के किया जा सके। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज एसएलआर। दिस इज लाइक सेविंग्स अकाउंट फॉर बैंक्स वेयर दे कीप अ सर्टेन अमाउंट इन सेफ एसेट्स। Changes here impact how much money banks have for lending. यानी कि एसएलआर जो होता है वो एक तरह का आपका वो रेशो होता है जहाँ पर बैंक अपना जो अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक, या आप कह सकते हो सर्टेन
सेफ असेट्स में रखता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पर उसके पास वो लिक्विड मनी अवेलेबल हो, और वो कितना पैसा लेंड कर सकते हैं वो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दैट इज एलएएफ। इट्स लाइक बैंक्स बोरोइंग मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम बाय कीपिंग सम सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। तो एलएएफ क्या होता है, जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके पास शॉर्टेज है, अब किसी ने उन्होंने अपना सारा पैसा लोन पे प्रोवाइड कर दिया, और मान लीजिए जिन कस्टमर्स का पैसा जमा था और वो पैसे लेने के लिए आ गया और बैंक के पास इमीडिएटली उतना पैसा नहीं अवेलेबल है, तो वो क्या करती है, वो सेंट्रल बैंक से पैसा शॉर्ट टर्म पर एक लोन के फॉर्म में ले लेती है। इस शॉर्ट टर्म के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है बैंक्स को, तो वो एलएएफ के जरिए प्रोवाइड करती है, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें बैंक को सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी माइट नॉट वर्क वेल इन इंडिया। सो अब सबसे पहला इसका रीजन हो सकता है नॉन बैंक क्रेडिट डोमिनेंस। इसका मतलब है कि इमेजिन इफ योर पिगी बैंक, योर फ्रेंड्स एंड योर family lends money, not just banks. This is similar in India, where many people borrow from sources other than banks, making traditional monetary policy less effective. यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या फिर वो लोग जिनके पास किसी भी तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते, या फिर उनके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता है, वहाँ पे बैंक से पैसा मिल पाना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जो इलिटरेट लोग होते हैं या फिर जिनके पास बैंक्स की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उन्हें बैंकों के नाम से थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि पता नहीं वो लोग हमें सही से पैसा देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, वो लोकल लोगों से या फैमिली से, रिलेटिव से, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो आगे जा कर के उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको अ, उनकी ज़मीनें ले ली जाती हैं, या फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम्पल्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर अभी भी क्रेडिट तो है, बट बैंक क्रेडिट नहीं है। तो वहाँ पर अभी भी नॉन बैंक क्रेडिट की ज़्यादा डोमिनेंस है, यानी कि जो इलीगल मनी लेंडर्स हैं या रूरल पीपल में जो फैमिली या फिर अदर जो लोग हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, उनसे पैसा लेने का ज़्यादा चलन है दैन कंपेयर टू बैंक से लेने का। नेक्स्ट है आपका न्यू फाइनेंशियल टूल्स इन्फ्लुएंस। न्यू फाइनेंशियल टूल्स आपके क्या होते हैं, थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और आईपीओस कैन ऑल्सो अफेक्ट हाउ मच मनी इज फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी माइट नॉट हैव मच से इन दीज एरियाज। यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि जो नए फाइनेंशियल टूल्स बन रहे हैं, जैसे आपके एसआईपीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, आईपीओस हो गया, जी लोग हैं वो इनमें अब ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं दैन कंपेयर टू वो बैंक्स में उतना पैसा डालते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स करते हैं। तो इसका भी एक इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर पड़ता है, इवन दो इट्स अ गुड थिंग। लाइक लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आईपीओस में करते हैं, दैट इज ऑल्सो समवेयर गुड, बट ये मॉनेटरी पॉलिसी को कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका आता है मोर कैश इन रूरल एरियाज। So while monetary policy mainly affects deposits in banks, rural areas use much more cash. So policies affecting deposits might not make much difference there. तो अब रूरल एरियाज में क्या है, कैश तो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फार्मर्स, या किसी की फसल बहुत अच्छी हुई, उन्होंने बेचा, उनके पास बहुत अच्छा उस चीज़ का पैसा आ गया हो गया, या फिर उनके पास रेगुलर कोई सोर्स ऑफ ऐसा इनकम है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है बल्कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, तो वो उस कैश को बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करते, वो अपने पास रखना प्रेफर करते हैं, या फिर वो अपने सेल्फ उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो उन्हें बैंक्स में जमा नहीं करते। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंकिंग जो है वो फेल होती है, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पैसा तो है मार्केट में, बट वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है क्योंकि रूरल एरियाज में उतना ज़्यादा बैंक्स का इन्फ्लो नहीं है। तो नेक्स्ट आपका आता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। दिस इज हाउ चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली इम्पैक्ट थिंग्स लाइक प्राइसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ।
समटाइम्स कनेक्शन बिटवीन द टू माइट नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट। यानी कि बेसिकली जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको ट्रांसमिट किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट गोल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई को अगर रिड्यूस करने हैं अपने पॉलिसी को रेट्स, then the benefit of reducing the lending rate must be passed on to the customers as well. But in reality, monetary policy was not transmitted to the customers in the internal benchmark era. So, in the Indian context, the repo rate has a significant impact on the monetary policy transmission. So, the repo rate serves as the anchor rate determining the economy's interest rate. Next आपका आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। दिस कमिटी डिसाइड्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसीज। इट्स गोल इज टू बैलेंस स्टेबल प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड ये लीड की जाती है गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था इस मिशन के साथ ताकि वो जो रेपो रेट है यानी कि बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो है उनको फिक्स किया जा सके ताकि वो इन्फ्लेशन को रेस्ट्रेन कर सके पर्टिकुलर टारगेट लेवल्स में। सो एमपीसी का फॉर्मेशन इसी के लिए किया गया था। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।